शिक्षा, बेरोजगारी, दहेज, नशा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शिक्षा, क्या शिक्षा होना ज़रूरी है? सभी के जीवन में सभी को जीवन जीने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। क्या दहेज देना और लेना ज़रूरी है? क्या नशा करना ज़रूरी है? क्या बेरोज़गार ही रहना सही है? आज मैं इन पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे बात कर देता हूँ कि जैसे सभी गाँव में, लगभग बिहार के सभी गाँव में, खासकर मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ कि बिहार के लगभग सभी गाँव में बहुत सारे लोग हैं, होंगे। हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, छात्र छात्राओं को डिमोटिवेट करते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। अभी के ज़माने में बिना पैसा घूस दिए नौकरी नहीं मिलता है, यानी आपको भड़काने का काम करेंगे। बहुत सारे माता पिता को भी भड़काने का काम करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं भेजते हैं या कहीं भी पढ़ाते हैं तो कुछ लोग उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता को कह देते हैं कि क्या पढ़ा के फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई लड़की है तो कहेगी उनके माता पिता से कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, वो तो अपने ससुराल उसको जाना ही है, चूल्हा के पास रहना ही है। लेकिन क्या लड़कियां सिर्फ चूल्हा के पास रहने के लिए आई है, चूल्हा जलाने के लिए? ऐसा बिल्कुल सोच गलत है। अब बदलने की सोच, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है ना। तो बहुत सारे लोग होंगे गांव में जो कहेंगे कि पढ़ने से कुछ नहीं होती है, नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। जिनके पास पैसा वही नौकरी वाला, ऐसा नहीं होता है। अभी के ज़माने में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात है नौकरी की, तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर नौकरी नहीं मिले पढ़ने से तो मैं बेरोज़गार रह जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पढ़ने से अगर नौकरी ना मिले तो बेरोज़गार नहीं रहता है, आपका सोच बेरोज़गार होता है। अगर जो ऐसा सोचते हैं उनका सोच बेरोज़गार होता है, पढ़ने से कोई बेरोज़गार नहीं होता है। आप अगर कहेंगे कि ऐसा बताइए, एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए, ऐसा बताइए सबूत के साथ कि कोई पढ़ के अगर नौकरी ना मिले तो वो रोज़गार वाला हुए हैं, अच्छा आदमी बने हैं पढ़ के। तो मैं बता दूं कि बिहार के सबसे इंडिया के नहीं, विश्व के सबसे बड़े गुरु खान सर, क्या उनको नौकरी मिली है सरकारी? लेकिन वो पढ़ के ही ना इतने बड़े संस्थान को, इतने बड़े कोचिंग सेंटर को वो चलाते हैं। खान सर का कोचिंग सेंटर प्रयागराज, दिल्ली, पटना और बहुत सारे जगह में है, जयपुर में, और हॉस्पिटल खोले हैं पटना में, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। कुछ ही सालों बाद उनका यूनिवर्सिटी का काम अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। कुछ सालों बाद यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएंगे। क्या खान सर को सरकारी नौकरी मिली है? अगर खान सर नहीं पढ़ते तो क्या आज खान सर जो लाखों दिलों में बसे हुए हैं, लाखों लोगों के दिलों में, क्या वो हो पाता अगर खान सर ना पढ़ते तो? उसी तरह से क्या पता कि आपके भी बच्चे, मैं सभी माता पिताओं से कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं के माता पिताओं से कहना चाहता हूँ कि क्या अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी आने वाले टाइम पे आपका भी बच्चा, आपका भी बेटा बेटी कोई खान सर के जैसा क्रांतिकारी छात्र निकले और अपने देश के हजारों दिलों में बसने का काम करे। पढ़ लिख कर ही ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है पढ़ने लिखने से ही। बिना पढ़े ऐसा संभव नहीं है। खान सर पढ़ रहे थे, नौकरी नहीं मिली, वो पढ़ाने लग गए। तो आप पढ़ा भी सकते हैं तभी जब आपको नॉलेज रहेगा, ठीक है। और मैं अभी दहेज पे, नशा, बेरोज़गारी, इन सभी पे बात करूँगा। आप लोग बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। अभी आज मैं बहुत सारी बातें करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेरा जो तस्गीर स्टडी सेंटर नाम से चैनल है, ये मैं 3-4 दिन पहले ही बनाया हूँ। और इस चैनल पे मैं 8 तारीख से 8 जून से NCERT,
बुक्स को पढ़ाऊँगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, थोड़े थोड़े कुछ कुछ टॉपिक डेली पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, NCERT के बुक को। और तो वो बाद में बताऊंगा मैं। 8 तारीख से अभी थोड़ा सा किसी एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हूँ, इसलिए तो अभी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन 8 तारीख से रेगुलर में वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा पढ़ाने का। इससे मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट होगा। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे ध्यान दीजिएगा। इससे आगे तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना चाहिए। तो चलिए, खैर मैं बात करता हूँ शिक्षा के बारे में। तो मैं सभी माता पिताओं को बताना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट को भी, माता पिताओं को भी, कि अगर कोई आपको बहकाए तो बहकना नहीं है। अगर जैसे आप कहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई बहका रहा है कि अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लड़की पढ़ रही है, उनके माता पिता को कोई बहका रहे हैं कि लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसे वैसे, तो नहीं, पढ़ने का अधिकार लड़कियों को, लड़कों को, सभी को है, ठीक है। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 1000 शब्द भी बोलूं शिक्षा के बारे में तो भी कम पड़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि, या कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, या मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को। तो मैं बता दूं, अभी मुझे जो लग रहा है कि 50 तो नहीं, लगभग 80% लोग बिहार में नशा कर रहे हैं। नशा करने का मतलब सिर्फ शराब पीना, दारू पीना ये नहीं। आप मधु खाते हैं, पुरिया जिसको बोलते हैं ना, इसके अलावा राजनिवास, रजनीगंधा, बीड़ी, खैनी, कभी होता है तो तारी, दारू, अगर नहीं तो गुलमंजन का प्रयोग करते हैं, मधु, विमल। ये क्या आपके जीवन के लिए क्या है? आने वाले भविष्य में हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। ये बात अजब लगेगा आपको सुनने में, या अगर नहीं भी हो तो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। आप भले मोटे दिखने में अच्छे रहेंगे, सुंदर रहेंगे, मोटे रहेंगे, लेकिन अंदर से वो आपको कुछ सालों बाद हो सकता है आप अचानक मर जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अभी देखते होंगे अचानक उसका मौत हो जाता है, तो कुछ कारण जरूर रहे होंगे, है ना। जिसे व्यसन जनित रोग भी कहते हैं। व्यसन जनित रोग यानी कि जैसे कोई मधु, विमल यानी नशा का प्रयोग करने से जो रोग होता है उसी को व्यसन जनित रोग कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताता हूँ कि अगर कोई एक दिन में कम से कम, तो मुझे जहाँ तक अंदाज है, शायद कहीं मेरा ये मानना गलत भी हो सकता हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ कम से कम एक आदमी अगर विमल खाता है या मधु खाता है तो शायद मुझे लग रहा है कि 6 विमल तो खाते होंगे एक दिन में, तो 6 5 30 रुपये हुए, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा खाते होंगे तो 10 5 50 रुपये, तो एक एवरेज मान के चलिए कि 40 रुपये करके खा रहे हैं एक दिन में। महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो एक दिन में 40 रुपये का खाया अगर कोई, है ना, मधु, विमल ये सब, और 40 दिन में कितने हुए? 1200 रुपये। और आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी डिजिटल ज़माने में 300 से 400 रुपये महीना काफ़ी है, या हाईएस्ट 500 रुपये। कोई भी कोर्स का जो बैच होता है, यानी कि पढ़ने के लिए जो हम लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, तो 499, 599 ऐसे ही होते हैं, है ना, ऑनलाइन अगर पढ़े तो। और अगर ऑफलाइन पढ़े कहीं, अगर छोटे बच्चे हैं तो गांव में तो 200, 300, 400, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो बताइए, आप 1200 रुपये अपने नशा में बर्बाद कर रहे हैं, नशा करने में, विमल, मधु, है ना, पुरिया जिसको बोलते हैं, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सभी को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे और हेल्दी रहेंगे आप,
और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसा आपका हो जाएगा और कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का आप लोग तो अच्छे हैं, कुछ लोगों का सोच गलत होता है। बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाऊँ अपने बच्चों को, क्या फ़ायदा होगा पढ़ाने से। कोई तो अभी तक पढ़ के नौकरी नहीं लिया है, सब तो पढ़ के बैठा हुआ है, घूम रहा है, बेरोज़गार घूम रहा है ना। बीए करने से क्या फ़ायदा, इंटर करने से क्या फ़ायदा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेटी चौक पर है की करूँ, है ना। हम लोग के सुरजापुरी भाषा में बोलते हैं कि लड़कियों को बेटी पढ़े की करूँ, है ना। अपना घर तो ससुराल जावे क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अपने देश को, अपने समाज को बदलने के लिए बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अब आपका काम है, आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मैं तो बता दिया। लास्ट में अभी बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा के टॉपिक को मैं अब अंत करने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंत में मैं बताने वाला हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, अगला है टॉपिक शिक्षा पे। अगर मैं बात करूँ ना तो हमें जो लगता है कि सारी पूरे रात अगर मैं बात करूँ 12 घंटे तो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए कितना बोलूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप फालतू जगह पैसे को खर्च ना करें। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा को इकट्ठा करें और पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए ध्यान रखना ज़रूरी ये है, आप अपने बच्चों को, आपका बच्चा कैसे पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो आपको भी ध्यान देने होंगे। सिर्फ आप स्कूल में एडमिशन करा देते हैं बच्चों का और क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो टीचर पर पूरा, है ना, दे देते हैं मैनेजमेंट कि जो आप ही कीजिएगा। ऐसा नहीं, अपने बच्चों को आपको अगर अच्छा बनाना है, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं आप अगर, तो आपको खुद से भी मेहनत करने होंगे बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है दहेज, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग या कुछ लोग, है ना, ऐसे होते हैं जो दहेज देना नहीं चाहते हैं लेकिन दहेज लेना चाहते हैं। यानी अगर अपने लड़की का अगर शादी दिला रहे हैं कोई, अगर पिताजी किसी का या माताजी, है ना, तो अपने लड़की के शादी में अपने दामाद को वो कुछ देना नहीं चाहते हैं। दिल में सोचते हैं कि नहीं देना पड़े तो अच्छा है ना, दहेज कम देना पड़े, है ना। अगर अपने बेटी का शादी दिला रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे कि दहेज लेना अच्छा नहीं है, दहेज, है ना, दहेज लेना तो कानूनन अपराध है। बात सही बोल रहे हैं। लेकिन जब आप अपने बेटे का शादी दिला रहे हैं तो वहाँ पे फिर आप क्यों दहेज मांग रहे हैं, बताइए। तो आप तो गलत है ना। जहाँ आपको देने का बारी आए, देने का वक्त आए तो वहाँ आप बोल रहे हैं लेना ठीक नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ आपको लेने का अगर वक्त आता है, टाइम आता है, तो आप बोल रहे हैं कि ये तो रिवाज है। मतलब लेने का अगर हो तो रिवाज हो गया और देने का हो तो अपराध हो गया। तो सबसे बड़ा अपराधी वो है जो देने के लिए मना करे और लेने के लिए ले ले। तो ये सबसे बड़ा अपराधी है भाई। अब यहाँ पे होता क्या है ना, दहेज प्रथा तो बिल्कुल दहेज लेना मना है, ये मैं भी इसको मानता हूँ। लेकिन ये आखिर दहेज प्रथा जो है, दहेज लेना देना, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है, और ये कैसे बंद होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। और दहेज का रिवाज क्यों बना हुआ है, देखिए दहेज जो है ना, तो दहेज लेना और देना ये दोनों अच्छा बात नहीं है। लेकिन कोई लड़की अगर है और कोई लड़का है, मान लीजिए कोई लड़की है जिनका नाम कुछ भी है XYZ, है ना, और एक लड़का है, दोनों का अगर शादी फिक्स हो जाता है तो वहाँ पे जब, जिसको मालिकी हम लोग बोलते हैं अपने सुरजापुरी भाषा में, तो वहाँ उस दिन होता है क्या है कि मांगा जाता है कि आप लोग क्या देना चाहते हैं, हम लोग क्या देंगे,
दोनों तरफ से मांग होता है। तो तो वो तो दहेज के टाइम जब मांग होता है मालिकी में, वहाँ मांग होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना भूल गया, उससे पहले जब लड़का वाला आता है लड़की के घर में कि ये लड़की किसकी है ना, ऐसी है वैसी है, अच्छी है, मैं अपने बेटे को यहाँ पे शादी दिलाने वाला हूँ। तो लड़की वाला जब जाता है लड़के के घर में, और तो लड़का का पता है क्या, लड़की भले पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल 0/0 है, लेकिन लड़की का जो फादर और कोई भी जाते हैं लड़की वाले की तरफ से लड़का के घर में देखने के लिए, तो लड़का का घर है कि नहीं, है ना, पक्का मकान है कि नहीं, ज़मीन है कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़का नौकरी वाला है कि नहीं, लड़का गोरा है कि नहीं, है ना, लड़का मोटा है कि नहीं, ये सभी देखते हैं। सभी गुण होने चाहिए लड़का के अंदर, लड़की वाले की तरफ से ये देखा जाता है। और लड़की खुद पढ़ी लिखी नहीं है भाई, 0/0 है, लड़की खुद देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन लड़की वाले क्या करते हैं, लड़का का घर देखते हैं, लड़का का खूबसूरती देखते हैं, लड़का कामयाब होना चाहिए। तो लड़का वाला क्या दहेज लेना छोड़ देगा? जब आप लड़कियों के लिए अच्छा ख़ानदान देख रहे हैं, अच्छा घर देख रहे हैं, अच्छा मकान देख रहे हैं, पैसा वाला देख रहे हैं, ज़मीन वाला देख रहे हैं, तो क्या लड़का भी छोड़ देगा आपको दहेज लेने से? तो यहाँ तो फिर लड़का भी ठीक है ना। आप इतना सा, अब जब लड़का जो जिसको हम लोग देन महर बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है लड़कियों की तरफ से बहुत सारे लाख रुपए, है ना, 1000 रुपये, लाख रुपए, ये सही नहीं है ना। आप इतने सारे जो जिसको हम लोग देन महर बोलते हैं ना, वो बांध देते हैं, तो लड़का भी तो दहेज लेना छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो दहेज लेना और देना ये ख़त्म तभी हो सकता है जब लड़कियों की तरफ से और लड़कों की तरफ से, दोनों तरफ के लोगों का जो मानसिकता है, सोच समझने का, सोचने का जो क्षमता है, सही होगा तभी होगा। यानी कि लड़की के फादर भी और लड़का के फादर भी सोच ले, लड़की वाला लड़का वाला सभी लोग सोच ले कि नहीं, दहेज लेना देना सब गलत है, और ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। लेकिन ये होगा कब? जब लड़की, अगर आपकी लड़की अगर कम पढ़ी लिखी है तो आप उसी हिसाब से लड़का भी खोजिए भाई, है ना। आपकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है या मैट्रिक पास है, आप खोज रहे हैं सरकारी टीचर, है ना, सरकारी दूल्हा, तो वहाँ पे तो लड़का तो दहेज लेगा ही। तो क्या इस तरह से दहेज लेना देना बंद होगा? नहीं। आप अगर जब अपने लड़कियों के लिए अच्छा सा दूल्हा खोजते हैं, है ना, तो फिर तो आपको दहेज देना ही होगा, क्योंकि वो जो लड़का दूल्हा है वो सरकारी नौकरी वाला है या अच्छा पढ़ा लिखा है, इंटर BA, है ना, B.Ed सब कुछ किया हुआ है, तो वो अगर एक कम पढ़ी लिखी लड़की को शादी करेगा तो बोलिए क्या वो बिना दहेज लिए छोड़ेगा? हाँ, एक शर्त होगा लड़का की तरफ से, हो सकता है, और ये होना भी चाहिए कि अगर लड़की दहेज नहीं देगी तो उसके बदले में लड़की को पढ़ी लिखी होनी चाहिए भाई, उसी लेवल का तो होना चाहिए ना, लेवल भी तो देखना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अमीरी गरीबी देखते हैं, नहीं, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए ना, तभी आप कह सकते हैं कि दहेज लेना ठीक नहीं है। और ये बात सही है। आप एक बेरोजगार लड़की को, है ना, बेरोजगार, अब बोलेंगे लड़की बेरोजगार होती है, लड़की बेरोजगार कैसे नहीं कहा जाएगा भाई? लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, चूल्हा के अलावा और कुछ नहीं जानती है, तो क्या वो बेरोजगार ही होगी ना? तो बेरोजगार लड़की, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक नौकरी वाला लड़का बेरोजगार लड़की को रख सकता है, और रखता भी है, अच्छे से मानता भी है। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की अगर होगी, नौकरी वाली लड़की होगी, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी आप देखेंगे भी होंगे या देखेंगे ज़रूर कि वो एक बेरोजगार लड़के को और शिक्षित लड़के को नहीं रख सकती है, क्योंकि वो सीधे वो कहेगी मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अरे भाई मैं BA की हूँ, मैं सरकारी नौकरी वाली हूँ, मैं कैसे एक बेरोजगार लड़का से रहूँगा, सीधे वो बोलेगी। तो जब एक पढ़ी लिखी लड़की बेरोजगार लड़के को नहीं रख सकता है, नहीं मान सकता है, उसके साथ नहीं रह सकता है, तो एक पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी वाला लड़का
एक बेरोज़गार लड़की से कैसे शादी करेगा? और करेगा अगर तो फिर दहेज तो लेगा ही, और लेना ठीक है, वहाँ पे मैं भी उसका समर्थन करता हूँ भाई, क्योंकि लेवल देखना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए अगर दहेज प्रथा बंद करना है सभी लोगों को मेरे साथ मिल करके, तो सभी लोग मिल करके मैं कहना चाहूँगा कि दहेज प्रथा बंद करने के लिए लड़कियों को पढ़ाइए। जब आपकी बेटी या आपकी बहन, आपकी जो भी हो, है ना, जो लड़की अगर पढ़ेगी, पढ़ी लिखी होगी, नौकरी वाली होगी, या नौकरी लगना ना लगना वो तो अलग सी बात है, लेकिन कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी अच्छी खासी, तो पढ़ी लिखी लड़की से कोई दहेज मांगेगा तो सीधे उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं जाओ नहीं करना है। जो पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो उसके पीछे हज़ारों लड़के आएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए पढ़ी लिखी होना या पढ़ा लिखा होना अभी के ज़माने में बहुत ज़रूरी है ना। और मैं लड़कों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए भाई साहब, अभी के ज़माने में लड़का के लिए कामयाब होना और लड़कियों के लिए खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सच्चाई है। अगर लड़की खूबसूरत नहीं है और लड़का कामयाब नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अभी के ज़माने में अगर लड़का कामयाब नहीं है और लड़की खूबसूरत नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। ये ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, ये सच्चाई है। आप गौर कर लीजिए, देख लीजिए ज़माने में क्या होता है। इसलिए लड़का के लिए कामयाब होना और लड़कियों के लिए खूबसूरत अगर नहीं है तो उसके लिए भी पढ़ना लिखना ज़रूरी है। खूबसूरत है तो भी पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी के ज़माने में, अभी के दौर में यही चल रहा है, लड़कियों का खूबसूरत होना और लड़का का कामयाब होना, ठीक है। आप और कोई भी लड़कियाँ कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, है ना, पाउडर क्रीम लगा लीजिए, लेकिन अगर आप जब पढ़ कर आएंगे तो पढ़ी लिखी लड़की जो होगी, नौकरी वाली लड़की होगी, और एक जो अनपढ़ लड़की होगी, भले वो अनपढ़ लड़की ज़्यादा खूबसूरत होगी एक पढ़ी लिखी लड़की से, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की जब आएगी अपनी नौकरी लेकर के तो वो नौकरी वाली लड़की ज़्यादा खूबसूरत लगती है उस समय। इसलिए क्रीम से कोई खूबसूरत नहीं होता है, अपने कामयाबी से खूबसूरती को बनाइए दोस्तों। और अगला मैं बताने वाला हूँ कि बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी क्यों है, अगला मैं बता देता हूँ पहले नशा के बारे में, ठीक है। फिर से, नशा क्या है, नशा क्यों करते हैं लोग, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या अगर नशा नहीं करेंगे तो कोई घाटा है? तो नशा करने से कोई फ़ायदा नहीं है और नशा नहीं करने से कोई घाटा भी नहीं। नशा नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है, होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन नशा अगर आप करेंगे तो घाटा होगा, है ना। आपके सेहत के लिए हानिकारक है, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। जब आप नशा करेंगे तो आप अपने आने वाले पीढ़ियों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो नशा ना करे? जब आप अपने आप को बिगाड़ के रखे हैं तो आने वाला जो आपका नस्ल होगा, आपका जो बेटा बेटी होगा, पोता होगा, पोती होगी, है ना, जो भी होगा, तो वो भी नशा करेगा, सीधी सी बात है ना। आप अगर अभी अगर नशा कर रहे हैं, आप अभी अगर अशिक्षित रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो क्या आप अपने बच्चों से ये उम्मीद रखेंगे कि पढ़े, आपका बच्चा पढ़े? नहीं हो सकता ऐसा। ये हकीकत है कि आपके घर में अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो भी किसी न किसी कारण से उतना नहीं पढ़ पाता है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि क्या अपने आप को जता रहा है, ऐसा नहीं, ये सच्चाई है। आप देख लीजिए, अपने गांव में नज़र उठा करके देख लीजिए, जिनके ख़ानदान में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आने वाला पीढ़ी, मैं जो देखा हूँ ये अपने हिसाब से, तो उनका पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी भी कुछ कुछ पढ़ पाया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। और जिनके ख़ानदान में अगर पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है या पढ़ा लिखा है, तो उनका आने वाला जो पीढ़ी है वो भी पढ़ा लिखा निकलता है। हाँ, अब कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब जैसे अगर किसी ख़ानदान में अगर 20 लोग हैं तो आने वाला जो उनका पीढ़ी होगा 40 लोग या 20 लोग आने वाला पीढ़ी। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे घर के, नहीं, कुछ लोग तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। और जो अनपढ़ ख़ानदान के होते हैं, जो पढ़ते नहीं है और शिक्षित होते हैं,
उनका मानसिक क्षमता बिल्कुल गलत होता है, सोचने की क्षमता बिल्कुल गलत बिल्कुल रहता है ना, तो सोचने की क्षमता गलत होती है ना। तो वैसे लोग जो अनपढ़ हैं, है ना, बिल्कुल नशा करने वाले हैं, तो उनका ज़्यादातर आने वाला पीढ़ी जो है, ज़्यादातर लोग वैसे ही हो जाते हैं। कुछ पढ़ पाते वो अलग सी बात है। तो ये हो गया नशा। तो नशा करना बिल्कुल, इस पर भी बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाएंगे, जितने भी शब्द कहा जाए कम पड़ जाएंगे। इसलिए नशा करना बिल्कुल, मेरे तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि नशा करना मना है मेरे तरफ से। नशा नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। आप जब अब बेरोजगारी, अगला टॉपिक है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कैसे पैदा हुआ? अब देखिए, जो अशिक्षित है, जिसके पास शिक्षा, जो शिक्षा हासिल नहीं करते हैं, जो जो नशा करते हैं, है ना, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसको नशा करने आता है, और जो जिसको दहेज लेने आता है, यही सब जड़ है बेरोजगारी का। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और दहेज लेना नहीं छोड़ेंगे और नशा करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई बेरोजगारी, तब तक सभी लोग बेरोजगार ही रहेंगे। ठीक है। शिक्षा, दहेज और नशा ये बेरोजगारी का हिस्सा है। अब बोलेंगे कैसे? शिक्षा मतलब जो शिक्षा हासिल नहीं करेंगे अभी के ज़माने में, वो बेरोजगार रहेंगे। जो दहेज लेने देने के विषय में विचार नहीं करेंगे, इस पर गौर से नहीं सोचेंगे, दहेज लेने देने का ये रिवाज बना कर रखेंगे कि मेरे समाज में तो रिवाज है ना, तब तक बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तब तक बेरोजगारी का अंत नहीं होगा। और जब लोग नशा करना नहीं छोड़ेंगे तब तक बेरोजगारी का समाप्ति नहीं होगा। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ मेरे साथ कि मैं अपने गांव में एक जगह में एक कुछ लोगों का जो बैठक होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंसाफ बोलते हैं ना, बैठकी हुआ था कुछ लोगों के विषय में। तो वहाँ पे मैं बोल दिया था कि मैं ऐसे ही उधर से गुजर रहा था, तो मैं थोड़ा सा रुका वहाँ पे, और जो कुछ लोग नेता लोग होते हैं गांव देहात के, है ना, गांव के, तो वो लोग बोलने लगे। लड़का से सवाल जब पूछा गया कि लड़की, तुम, एक लड़का था, एक लड़की मतलब सोहर बीवी थे वो लोग। तो जब लड़का से पूछा गया कि तुम लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम अपने बीवी को परेशान क्यों कर रहे हो, तो वो लड़का सीधे बोला कि हमको दहेज नहीं मिला है, जो दहेज देने का जो वादा किया था वो दहेज पूरा नहीं किया है, आधा अधूरा दिया है, इसलिए मैं परेशान करता हूँ। तो मैं उसी वक्त सीधे, तो वहाँ पे इस बात पे कोई गौर नहीं किए, इस बात पे नेता लोग इस बात को सुन करके इग्नोर कर दिए, लड़का को इस बात पे, इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे नहीं पकड़े कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैं सुनता रहा, और तब लास्ट में मैं बोला कि एक यहाँ पे जितने भी नेता हैं सभी लोग बेरोजगार अशिक्षित नेता हैं। बोला तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मैं बोला कि देखिए, लड़का एक पॉइंट बोला, लेकिन इस पर बात नहीं किए। वो क्या लड़का बोला कि जो दहेज का बात था, दहेज नहीं मिला तो मैं इसलिए परेशान कर रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा बात है। अब देखिए, दहेज नहीं मिलने पर लड़कियों को सताया जा रहा है ना। तो यहीं से आप सोच लीजिए, सभी लड़कियाँ, खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ी लिखी नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आपको दहेज के लिए मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अगर आप पढ़ी लिखी रहेंगे, दहेज नहीं भी देंगे, आपका फ़ायदा अगर उतना दे पाएंगे, लेकिन आप पढ़ी लिखी रहेंगे तो आप अपना रोज़गार अपने से खोज सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, नए नए विचार आएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़े लिखे रहेंगे तब ना। अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है। तो आजकल के तो नेता भी ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं उसी के तरफ से बोलते हैं, और जो सही हैं उनको ही दबाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अनपढ़ रहेंगे या कोई अनपढ़ लड़की रहेगी तो दिक्कत होने वाली है। अभी के ज़माने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ,
ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ लिया हूँ तो मैं अपना ये दिखा रहा हूँ, घमंड दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई, ठीक है, यही सच्चाई है। और अभी के ज़माने में पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। और आप पैसा कभी तब कमा पाएंगे जब आपके अंदर स्किल्स होंगे, जब आपके अंदर हुनर होंगे, ठीक है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, ठीक है। आप पढ़ा करके, बिना पैसा के आप पढ़ा करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। पैसा ही सब कुछ होता है, और पैसा सब कुछ, और पैसा बनाने के लिए शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर स्किल्स होना ज़रूरी है। और आपके अंदर हुनर, स्किल्स होंगे तब जब आप पढ़े लिखे होंगे। आप अगर पढ़े लिखे होंगे, 10th पास कर लिए होंगे, तो आपको सरकार की तरफ से कंप्यूटर कोर्स, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA कोर्स जिसको बोलते हैं, वो 6 महीने का कोर्स होता है, वो आपको सरकार की तरफ से फ्री में करवाया जाएगा, 10th पास जो होंगे, नो फीस। सरकार, नीतीश कुमार वो उसको लाए थे ये योजना को, ठीक है, 7 निश्चय योजना के तहत। तो ये फ़ायदा है। उसके अलावा आप अच्छे से पढ़ेंगे अगर, तो वो पढ़ाई आपके काम आएंगे बाद में। जब आपके पास अगर कुछ नहीं बचेंगे, लास्ट में आप कोचिंग खोल करके पढ़ा सकते हैं। आप मेडिकल में दवाई के बारे में सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। अभी के ज़माने में अगर कोई बेरोज़गार है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है वो खुद बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण अब खुद हैं, अगर कोई बेरोज़गार है, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। अभी और बातें अभी चलेगी। तो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण खुद होता है। कोई भी अगर बेरोज़गार हैं तो खुद कारण है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम क्या कमाते हो। अगर मैं कमाना रहता ना, तो अब तक मैं लाखों के, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए होते। लेकिन मैं अचानक नहीं कमाना चाहता हूँ। लेट से कमाऊँगा, लेकिन अच्छे से कमाऊँगा, ठीक है। वैसे मैं अगर अभी भी चाहूँ ना अभी भी अगर चाहूँ तो मैं बिना पैसे के, मेरे अंदर वो स्किल्स है। मैं स्किल्स सीखा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो अभी भी 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ। लेकिन क्या इतने पैसे कमाने से, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये महीने कमाने से क्या काम चल जाएगा? आने वाले 10 साल बाद ये इतने पैसे से 1 लाख रुपये या 50,000 महीने कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं भविष्य को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सोचकर मैं और कुछ करता हूँ। और वो आने वाले टाइम में दिखेंगे सभी लोगों को। आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी के ज़माने में बेरोज़गार अगर रहते हैं कोई, तो वो उसका कारण खुद है, ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अभी जो सरकारी स्कूल है सभी गांव में, तो वहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका कारण कौन है? इसका कारण क्या है? क्या सरकारी स्कूल के टीचर खराब हैं, या सरकार दो खराब हैं जो सरगद्दी पर बैठे हुए हैं, या माता पिता या स्टूडेंट? तो मैं कहूँगा कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चा के माता पिता, ठीक है। और दूसरा नंबर में कारण है गांव के वार्ड मेंबर, जी हाँ, पंचायत के मुखिया, पंचायत के सरपंच, और स्टूडेंट भी जो समय अपने अंदर, अब जो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं
4 क्लास के, 5 क्लास के, 2 क्लास के, उनको क्या पता कि पढ़ने से क्या होगा। तो उनको पढ़ने के लिए उनके माता पिता को प्रेरित करना होगा। अब सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होती है तो उनके माता पिता को ये होना चाहिए कि स्कूल में जाकर जांच करना चाहिए क्यों नहीं होती है पढ़ाई। या अपने बच्चों को आप दिल से सोचिए, बताइए कि क्या अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल दिल से भेजे हैं पढ़ने के लिए? कभी नहीं भेजते हैं, एडमिशन कर देते हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए, खिचड़ी और अंडा लेने के लिए, अंडा खिलाने के लिए। तो क्या आपका सोच वैसा है तो पढ़ेंगे कहाँ से बच्चे? और जब आप नहीं भेजते हैं बच्चों को स्कूल तो टीचर के लिए तो और अच्छा है भाई, पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, तो उनको क्या दिक्कत है ना? तो सरकार की तरफ से उसको पैसा मिलता है, वो अपना ड्यूटी निभाता है भाई। अब और वार्ड मेंबर अगर पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में तो वार्ड मेंबर को, मुखिया को, पंचायत के सरपंच को, पंचायत के समिति को, सभी पंचायत के नेता को जा कर के स्कूल में धरना देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए बच्चे के माता पिता को साथ लेकर के कि पढ़ाई क्यों नहीं होती है, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, या आज क्या पढ़ाए आप, आज कितने बजे कौन टीचर आए, क्यों नहीं आए। ये सभी काम पंचायत के मुखिया को, सरपंच को, वार्ड मेंबर को करना चाहिए। अगर जहाँ के पेरेंट्स, जहाँ के गार्जियन, माता पिता ठीक हैं, स्कूल भेजते हैं बच्चों को, फिर भी नहीं पढ़ाई होती है तो वहाँ पे कारण है पंचायत के जो नेता होते हैं वो लोग, और माता पिता और टीचर। तो पंचायत के मेंबर, मुखिया, सरपंच समिति को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। और मिला जुला करके जो अभी जो बिहार में स्थिति है, इनका सभी लोग कारण है भाई। एक नेता सिर्फ या एक सरकार, मंत्री भ्रष्ट नहीं है। मिला जुला के अगर देखें, सभी लोगों का सोच में कुछ ना कुछ सोचने में कमी है, विचार में कमी है, मानसिक क्षमता में और भी सुधार करने पड़ेंगे सभी लोगों को, ठीक है। तो मैं किसी को ख़राब नहीं, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। बिहार के लोग अगर चाहे तो क्रांति ला सकते हैं, है ना। बिहार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखा देखी का हो गया है, रिवाज है ना। कि मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं इंटर का एग्ज़ाम, इंटर में एडमिशन करने वाला था, तो बहुत सारे लोग बोले कि जाओ मुंबई जाओ, कमाओ, क्या इंटर करोगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अभी के तुम लोग तो पैसा वाले भी नहीं हो। हमको कह रहे थे कि तुम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पास, तुम कहाँ से पैसा जुटाओगे कि नौकरी करोगे, है ना। घूस देना पड़ेगा पैसा नौकरी लेने के लिए, तो इंटर करने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैं किसी का नहीं सुना और इंटर किया। इंटर के बाद बीए भी मेरा फाइनल हो गया 2025 में। 22 से 25 सेशन था मेरा। हिस्ट्री ऑनर्स बीए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एक कॉलेज है कॉलेज पूर्णिया, उससे मैं बीए किया हूँ। अब अभी क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बताऊँगा नहीं क्या कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाने के बाद, मैं कुछ भी होने के बाद बताता हूँ। और ये होना भी चाहिए कि अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं पहले गलती कर दिया था कुछ 1-2 साल पहले कि ज़्यादा लोगों को बताता था, लेकिन अपने सभी लोगों को ये होना चाहिए कि अपने लक्ष्य को ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में नहीं बताना चाहिए। आप हासिल कर लीजिए तब बताइए, ठीक है। क्योंकि अभी लोग आपको आपके सामने में कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन अब वो दिल से सोचेंगे कि ये ऐसा ना कर पाए, ये नौकरी ना ले पाए, ठीक है। एक कहानी और बता रहा हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कहानी के तौर पर, ये हकीकत वास्तविक है। एक बार क्या हुआ कि मेरे पंचायत में एक कौन BTS या ऐसा कुछ नाम से आया था, लोन के बारे में समझाने के लिए मेरे पंचायत के गांव में, चौनी पंचायत है, चौनी गांव में आया था, चौनी स्कूल में लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले आया था। कुछ लोग बताने के लिए, लोन के बारे में समझाने के लिए। तो गांव में जो उप सरपंच होते हैं, उप सरपंच का मेंबर होते हैं,
वो उप सरपंच का मेंबर हमारे गांव में एक महिला है, SC कैटेगरी से है। वो महिला उतना पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, बस बना दिए गए हैं तो है। तो उनको पंचायत के मुखिया की तरफ से कहा गया कि आप गांव में कह दीजिए अपने वार्ड में कि सभी लोगों को पंचायत में चौनी स्कूल में आने बोले हैं 10th और 12th का मार्कशीट लेकर के, ठीक है। तो हमें भी वहाँ पर खबर कर किया गया, मेरे घर पे भी आए, सबके घर में कहा गया और इतने 10 बजे आना है। सभी लोग चले गए और वहाँ पे पता है ऐसे ऐसे लोग गए जो लोग हमें खुद बिगाड़ने का कोशिश कर रहे थे, डिमोटिवेट करने का कोशिश कर रहे थे, उससे लगभग आज से 3-4 साल पहले कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। देखो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ाई करके छोड़ दिया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। और वो लोग खुद हकीकत में वो लोग कोई इंटर करके कोई BA करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और वो लोग का खुद कहना था कि आज से 4-3 साल पहले कि हम लोग छोड़े इसलिए कि पढ़ाई नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलेगी भी तो नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है नौकरी करने से, ऐसे बोलते थे। लेकिन वही लोगों को जब उन्हीं लोगों को जब पता चला कि पंचायत में मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट लेकर के जाने बोला है, तो वो लोग क्या किया पता है, हमसे पहले वो लोग इतना जल्दी कहाँ से फुर्ती उन लोगों के बदन में आया, शरीर में, वो लोग इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट लेकर के 10th का पंचायत पहुँच गए। ऐसे ऐसे लोग जिनका उम्र अभी 40 साल होने वाला है, 35 साल होने वाला है, हो गया था, वो लोग चले गए थे और वो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं। वो लोग खुद दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि अपने बेटियों को मत पढ़ाओ, अपने बेटों को मत पढ़ाओ, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए पैसा चाहिए, है ना, क्या फ़ायदा नौकरी करके, बिजनेस करो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन वही लोग पहले जा कर के चले गया वहाँ, क्यों? जो सरपंच की महिला मेंबर की जो महिला थी, उप सरपंच महिला, जो घर जिसको कहने के लिए बोला गया था, तो वो समझ नहीं पाई कि क्या होगा, तो वो सीधे बोल दी कि सबको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट लेके जाने बोला है और नौकरी देगा। तो सब नौकरी के नाम पर मैट्रिक इंटर का मार्कशीट लेकर के पंचायत पहुंच गए, वहाँ पे स्कूल में जहाँ जाने बोला था चौनी में, और वहाँ जाकर के सब भीड़ लगा दिया। जब मैं गया लास्ट में, तो मैं तो मार्कशीट लेकर के मैं भी गया था, क्योंकि वैसे ही कहा गया, तो मैं तो लगे हुए हूँ, मैं तो लगा हुआ हूँ। जब मैं वहाँ जाकर के देखा तो मैं वहाँ लाइन पर सब लगे हुए थे कहीं इधर उधर बैठ कर के। तो तब मुझे एक बात समझ में ये आया कि ऐसे ऐसे लोग थे वहाँ पर के जो हमको पहले डिमोटिवेट कर रहे थे, वह खुद वहाँ जाकर के हैं और सोच रहे हैं कि शायद नौकरी मिलेगी तो अच्छा मौका है। और पहले ज़माने में होते थे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा ही होता था कि 20 साल 25 साल पहले, 30 साल पहले कि मुखिया की तरफ से नौकरी दिया जाता था, ये बात सही है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं होगा, वो सोच गलत है। और वही पुराने ज़माने के सोच को, पुराने ज़माने में जो हुआ है, जैसे कुछ लोगों का नौकरी, वही सोच करके वो लोग चले गए थे कि हम लोग का तो अच्छा मौका है, जाएंगे अभी नौकरी हो जाएगा घूस घास दे करके। लेकिन वैसा नहीं होता है। तो एक बात मुझे समझ में आया कि जो लोग खुद बोलते हैं ना कि नौकरी नहीं मिलेगी और पढ़ाने से क्या फ़ायदा, तो वो लोग भी कभी चाहते थे कि नौकरी मिले, या अभी भी चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे मिलेगी, है ना, इसलिए वो लोग छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर उनको समझ में, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होती है नौकरी, ऐसे हो सकता है, तो वो लोग अभी भी चांस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनके समझ में नहीं आता है, तो जिनके समझ में नहीं आता है वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, है ना। तो सिंपल बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कहानी सुनाया मैं चौनी के बारे में, है ना, इनका मैं मेन मकसद ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपको कहता है ना कि कुछ लोग कहेंगे कि मत पढ़ाओ बेटियों को, मत पढ़ो, क्या फ़ायदा ऐसे वैसे, वो अगर नौकरी लेने, अगर हकीकत में अगर कभी अगर ऐसा कोई चांस मिल जाए नौकरी मुखिया की तरफ से या किसी की तरफ से फ्री में बिना एग्ज़ाम में बैठे, तो पहले वो लोग जाएंगे नौकरी लेने के लिए। जो आपको डिमोटिवेट करते थे, बोलते थे कि नौकरी नहीं मिलेगी, पहले नौकरी वही लोग लेने के लिए जाएंगे। नौकरी सब लेना चाहते हैं, बस उनके समझ में नहीं आता, ठीक है। तो और पढ़ाई इतना आसान नहीं है, और नौकरी लेना पर बैठ कर के पढ़ना
उतना आसान नहीं है। अगर उतना आसान होता तो हर घर में एक IAS होता अभी, ठीक है। तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हारने का डर छोड़ दो, जीत। मैं वहाँ पे लिख कर के रखा हूँ अपने लाइब्रेरी में एक छोटा सा लाइब्रेरी बना के रखा हूँ यहीं रूम पे। मैं किसी दिन आप लोगों को दिखा दूँगा क्या लिखा हूँ, कि हारने का डर छोड़ दो, जीत अपने आप आ जाएगी। और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी कोशिश कभी रुकती नहीं, ठीक है। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो बस आज मुझे लगा कि ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। मेरे मन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं टाइम नहीं मिला, उतना मिलता है मुझे। और मैं अभी कहीं हूँ, अभी बिहार में ही हूँ। इधर का नज़ारा देख सकते हैं, छोटा सा कमरा है। और मैं अभी कहाँ हूँ ये बता नहीं सकता हूँ, बट खैर मैं ऐसे ही, अगर मेरे कुछ बातों से अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो इसके लिए सॉरी। और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बोलें, लिखें कि कैसा लगा मेरे बातों को सुनकर। कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।